Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, honorable lawyers, and the respective members from the civil society, Assalamu alaikum. I am Musharraf Mahmood Advocate from Lahore. I have been practicing since more than 24 years in Lahore, and I also teach law. I have been teaching law in various institutions of Pakistan. बहुत शुक्रिया पाकिस्तान लाइट्स फॉर्म का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और आपके साथ गपशप हो जाती है और अब भी हो रही है। हम लगातार 4 लेक्चर्स होते हैं मेरे जी। कल मेरा पहला लेक्चर था और आज हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग इन सिविल मैटर्स। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट होगी, मुझे जरा प्लीज कंफर्म कर दें आपको मेरी आवाज आ रही है और आप स्लाइड को भी देख पा रहे हैं, मेरी आवाज भी सुन पा रहे हैं। जरा कंफर्म हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आर यू हियरिंग मी? जी सर आ रही है। यस सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और ये स्लाइड भी नजर आ रही है आपको जो मैंने शेयर की है? जी सर आ रही है सर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सबसे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन में इस तरह की बात होती है, पूछना पड़ता है बार बार क्योंकि पता नहीं होता कि बंदा बोलता रहे और बाद में वो सिलसिला ना हो। जी, लेट्स स्टार्ट। एडमिन से रिक्वेस्ट है प्लीज बाकी माइक ऑफ कर दें, भी हम बाद में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। जी, टॉपिक आपके सामने है लीगल ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग इन सिविल केसेस। इस हवाले से कल पहला लेक्चर हो चुका था, हमने बुनियादी बातें बहुत तफसील से देख ली थी, उनको मुख्तसर सा दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि प्लीडिंग्स क्या होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनमें डेफिशिएंसीज क्या क्या होती हैं प्लीडिंग्स में, यानी कमियां क्या क्या होती हैं, अगर आप अमेंडमेंट्स करना चाहें प्लीडिंग में वो कैसे होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लीडिंग्स कैसे होती है, और की एलिमेंट्स ये हमने कल देख लिया था। प्लीडिंग क्या होता है जी? जो कोर्ट में आप रिटर्न सबमिट करवाते हैं। जब एक पार्टी दावा करती है, जिसको उर्दू में दावा कहेंगे, इंग्लिश में प्लेंट कहेंगे, वो रिटर्न फॉर्म में होता है। और फिर जो मुखालिफ पार्टी होती है, जिसको डिफेंडेंट कहेंगे और उर्दू में मुद्दाला कहेंगे, वो उसका जवाब दावा दाखिल कराती है। तो जो दावा, जवाब दावा या जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन आप कोर्ट में करते हैं उसको प्लीडिंग कहते हैं। कल बहुत तफसील से बात हुई थी। हमारे यहाँ मसला ये है कि जूनियर वकला प्लीडिंग की तरफ इसलिए ध्यान नहीं देते, उनको आती नहीं है, और सीनियर वकला प्लीडिंग की तरफ इसलिए नहीं आते कि उनके पास टाइम नहीं होता। रिजल्ट क्या होता है? वो जो एक बड़ा आसानी हो गई है जी, कंप्यूटर में लैपटॉप में बने बनाए ड्राफ्ट पड़े होते हैं, नया केस आया, सिर्फ पार्टी का नाम बदल दिया और वही ड्राफ्ट शेयर कर दिया, हालांकि हर केस के अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जब इस तरह की करेंगे तो पार्टी का मौकफ सामने नहीं आएगा और जज आपके हक में फैसला नहीं देगा, क्योंकि आपने अपना मौकफ पेश ही नहीं किया ना। आपने तो किसी और का दावा उठाया, सिर्फ पार्टीज के नाम बदले, थोड़े बहुत हकाइक बदले और उसको सूट फाइल कर दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो मैं उसको बड़ी माजरत के साथ, मैं कल भी बार बार बात होती रही, मैं उसको वकील ही नहीं मानता जो ड्राफ्टिंग ना जानता। ये नहीं कि आपने केस लिया और जाके कंप्यूटर वाले को दे दिया और उसने खुद ड्राफ्ट करके दे दिया, या किसी और से लिखवा लिया, या जो सीनियर मुंशी साहबान ने लिख दिया, वो वकील ही नहीं है। वो वकील ही नहीं जो खुद अपना केस ना तैयार करे, जो खुद ड्राफ्टिंग ना जानता। उसके बाद हमने देखना है प्लेन स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, आप रिलीफ किस तरह से मांगते हैं, रिलीफ में क्या क्या चीजें मांगी जानी चाहिए। फिर हम देखेंगे रिटन स्टेटमेंट, जिसको जवाब दावा कहते हैं, फिर जिसके खिलाफ केस किया जाता है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, उसके एसेंशियल्स क्या है, उसकी ड्राफ्टिंग क्या है। फिर हम देखेंगे कि प्लीडिंग का सेट ऑफ, यानी जब एक एमिकेबली सेटल होता है तो वो किस तरह से होगा। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है प्लेंट में और रिटन स्टेटमेंट में,
यानी दावा और जवाबी दावा में सेट ऑफ काउंटर क्लेम क्या होता है, प्रीलिमिनरी सबमिशन इन लीगल प्लीडिंग जो इब्तदाई मौकफ लेते हैं वो क्या होता है, और डिफरेंट तरह के कौन से फॉर्म्स यूज होते हैं। ठीक है जी, ये चीजें हम देखेंगे। हम देख चुके हैं अभी तक के इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। बड़ा सिर्फ मैं मुख्तसर सा दोहरा दूं आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से यह चीज। प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग आर स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन राइटिंग ड्राउन अप एंड फाइल्ड इन कोर्ट्स बाय ईच पार्टी टू अ केस। यानी हर पार्टी जो तहरीरी मौकफ अपनाती है उसको हम प्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं कल। मैं जस्ट इसको सम अप करके हम फौरन आगे बढ़ते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव क्या देखे थे? ताकि पार्टीज की कंटेंशन सामने आ जाए, बोन ऑफ कंटेंशन सामने आ जाए, दोनों पार्टियों का मौकफ सामने आ जाए, ताकि जज ये जान सके कि असल वजह तनाज़ा क्या है, और वो कौन से मामलात हैं जिनको सेटल डाउन करना जरूरी है, या कौन सी चीज है जिनको सेटल डाउन करके इस केस को देखा जा सकता है। ये कल हमने बहुत तफसील से देख लिया था। जो ये 4 आपके कंसेक्टिव लेक्चर्स होंगे प्लीडिंग्स के, आज दूसरा लेक्चर्स है। जो कल मौजूद नहीं थे तो उनको मैं अर्ज कर दूं, पाकिस्तान लाइट्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ये लेक्चर्स मौजूद है। मैं जो जो बोल रहा हूँ एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है। अगर प्लीज वो कल का लेक्चर आप पहले देख लेंगे तो आपको समझ बेहतर आ जाएगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि मैं 1 घंटे का पूरा लेक्चर दोबारा रिपीट करूं। हमने आगे भी पढ़ा, कल हमने ये भी देख लिया था डेफिशिएंसी प्लीडिंग्स कि उसमें क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए और जो जरूरी है जिनमें डेफिशिएंसी ना हो। उनमें हमने एक बड़ी अहम बात देखी थी, मटेरियल फैक्ट्स, कि वो फैक्ट्स जो बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हो। अब मटेरियल फैक्ट्स क्या होंगे? मटेरियल फैक्ट्स वो होते हैं जिनके बगैर केस डिसाइड ना हो सके। ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात जिनके बगैर केस डिसाइड ना हो सके, डिस्पोज ऑफ ना हो सके, फाइनल फैसला ना हो सके, उसको कहेंगे मटेरियल फैक्ट्स। आपको मटेरियल फैक्ट्स प्लीडिंग्स में देने होते हैं। दावा किया है तो दावे में, प्लेंट में, जवाब दावा है तो रिटन स्टेटमेंट में आपको वो फैक्ट्स देने होते हैं। अगर आप उसमें ये फैक्ट्स नहीं लिखते तो बाद में आप उनको ऐड नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने दावा सबमिट कर दिया और बाद में कि जी वो फलां चीज तो मैं भूल गया था, अब इसको ऐड कर लें, या जवाब दावा रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर दें और बाद में कहें जी फलां चीज तो मैं भूल गया था, इसको ऐड कर दें, तो यकीनन ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, तो सोच समझ कर लिखना होता है। आप बाद में उसमें कोई प्ली ऐड नहीं कर सकते, कोई नया मौकफ इख्तियार नहीं कर सकते। यानी आप यूं समझे, जो आपने एक प्लेंट फाइल कर दिया दावा या जवाब दावा जो फाइल हो गया, अब उसमें आप मौकफ को चेंज नहीं कर सकते, उसको तब्दीली नहीं कर सकते। हाँ, कोर्ट इजाजत दे सकती है, कोर्ट इजाजत दे सकती है। हमने ये भी देख लिया था अमेंडमेंट्स की। वो कब इजाजत देगी कोर्ट? कोर्ट भी उस वक्त इजाजत देगी जब कोई नई बात सामने आ जाए। यानी जब दावा दायर किया तो वो सूरत हाल नहीं थी, कोई नई सूरत हाल, मसलन आपने जिसके खिलाफ दावा दायर किया वो बंदा ही फोत हो गया, तो अब केस कैसे चलेगा? अब आपको दावे में तरमीम करनी होगी, अमेंडमेंट लानी होगी, कि उसके जो शरी वारसान है उनको फरीक बनाना होगा, क्योंकि वो बंदा तो खुद मौजूद ही नहीं है। तो वो फिर कोर्ट परमिशन देगी। यानी अगर कोर्ट समझती है कि कुछ ऐसी नई सूरत हाल क्रिएट हो गई है जो पहले नहीं थी, नई सूरत हाल है, तो कोर्ट अमेंडमेंट की इजाजत दे सकती है। लेकिन अपने तौर पर कोई पार्टी बाद में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। और आप एविडेंस जो पेश करते हैं, देखिए अदालतों में, पाकिस्तानी अदालत में भी और एक जो जनरल रहा है वो भी, हमेशा केस डिसाइड होता है एविडेंस की बुनियाद, बड़ी बुनियादी बात है। देखिए दो पार्टीज आई हैं, दोनों अपने आप को सच्चा कहेंगी। कोई भी पार्टी अपने आप को गलत तो नहीं कहेगी, झूठा तो नहीं कहेगी। एक पार्टी कहेगी मैं सच्ची, उस गवाह भी मौजूद है, दूसरी पार्टी कहेगी मैं भी सच्ची। तो फिर बात होती है गवाहान की। पार्टी इसको कहा जाता है अपने विटनेस लेके आए। एक पार्टी जो अपना विटनेस लाती है तो मुखालिफ पार्टी उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, सवाल जवाब करती है। तो इससे क्या होता है? हक सच सामने आ जाता है, हक सच सामने आ जाता है, क्योंकि अपने आप को तो कोई गलत नहीं कहेगा। लेकिन अगर वकील में थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी हो,
तो एक वकील, एक पार्टी जब अपने गवाह पेश करती है और मुखालिफ वकील दूसरी पार्टी को जब सवाल करता है, तो वो दो चार सवालों में ही पता चल जाता है कहाँ सच था और कहाँ झूठ था। और फिर एक मुशाहिदे की बात है कि पसीने आने लगते हैं गवाहों को। वो इधर उधर देख रहे होते हैं, वो वकील की तरफ देख रहे होते हैं, उनकी जबान स्लिप हो रही होती है। वो क्या है, वो कहते हैं ना, आपको एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने होते हैं। ठीक है जी। तो मामला एविडेंस पे होता है। तो अब आप एविडेंस में भी ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो प्लीडिंग में ना हो। यानी एक मौकफ जो आपने प्लीडिंग में नहीं अपनाया और आप चाहते हैं कि एविडेंस में वो अंदर ऐड कर लें, या जो डेफिशिएंसी रह गई उसको फिल कर लें, आप ऐसा नहीं कर सकते। नो प्लीडिंग, नो एविडेंस। ठीक है जी। ये भी हमने देख लिया था। मैं उनके लिए जो कल नहीं थे मुझसे से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है जी। आगे चले। एक होता है लॉ की दो किस्में होती हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। ये शायद कल इस तरह से बात नहीं हुई थी, सो हम इसको तफसील से देख लेते हैं। देखिए, सब्सटेंटिव लॉ तो वो है कि जो लॉ में आपको बता दिया क्या चीज है, क्या चीज ठीक है, क्या गलत है, क्या चीज क्राइम है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो क्या है, सब्सटेंस लॉ। सब्सटेंसिव लॉ भी कह सकते हैं आप। लेकिन कोर्ट किस तरह से फैसले करेंगी वो एक अलग हो जाता है प्रोसीजरल। यानी अदालत इंसाफ देने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाएगी उसको कहेंगे प्रोसीजरल। वैसे कानून क्या है, सब्सटेंटिव लॉ। और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट जो प्रोसीजर अपनाएगी, वो सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, तो उसको हम कह देंगे प्रोसीजरल। जब आप सीपीसी की बात करते हैं तो ये सब्सटेंटिव लॉ भी है और इसमें प्रोसीजर लॉ भी प्रोवाइडेड है। ठीक है जी। उसके मुताबिक ये है कि अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती बात में। ठीक है जी। हम इसी को फिलहाल यहाँ बात खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलें जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लीडिंग। पार्टीज ने एक बात लिख दी, अब उसकी हाँ जी। तशरीह कैसे होगी। एक ही जुमला है, लेकिन एक पार्टी के नजदीक उसकी तशरीह कुछ और है, दूसरे के नजदीक कुछ और है, मे बी जज के नजदीक कुछ और। सीनियर वकला तो इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन जो नए वकला हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, या जो अभी लॉ में आ रहे हैं या जो लॉ में इंटरेस्टेड है, तो उनसे मुखातिब हूँ। ये बड़ी अजीब सी बातें होती हैं कानून में। नेट टुडे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, शेल का मतलब होता है कंपल्सरी और मे का मतलब होता है ऑप्शनल। यानी अगर मैं कहता हूँ आई मे डिस्क्रिमिनेट गो, तो मैं जा सकता कल हूँ, नहीं ऑप्शनल किया। है। आई शैल गो, मैं लाजमन जाऊंगा। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, लीगल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो बाज़ औक़ात शैल का मतलब मैं होता है और बाज़ औक़ात मे का मतलब शैल। मतलब जरूरी नहीं वन कि मे का मतलब मे ही हो। प्लीज ऑफ द माइक्स, डिस्टरबेंस हो रही है बार बार, हम क्वेश्चन आंसर्स बाद में देख लेंगे। वन टू वाली। ये किंजा साहिबा प्लीज माइक ऑफ कर लें, डिस्टरबेंस हो रही है ये आवाज की वजह से। जी। तो बात हो रही थी कि कानून में बाज़ औक़ात मे का मतलब शैल भी होता है, शैल का मतलब मे भी। ठीक है जी। तो उसको हम इंटरप्रेट किस तरह कहेंगे। अब मैंने कल बड़ी तफसील से बात की थी, कल मुख से तो बता दूं। होता यह है कि दो पार्टीज में लेन देन किया, प्रॉपर्टी का लेन देन का था, लाखों का था, करोड़ों का था, व्हाटसोएवर। ठीक है जी। अब वो जो सेल डीड लिखवा रहे हैं ना, वो मैट्रिक पास भी नहीं है, ये शायद मैट्रिक पास हो या मिडिल पास हो। एक अनपढ़ सा बंदा है जो अदालत में मुंशी बैठे होते हैं, उसने एक सेल डीड बना दी। अब ला तो उसने क्या करना, इवन वो बाजू का मैट्रिक भी नहीं होते। अब उसने जो सेल डीड बना दी और मामला कोर्ट में आ गया। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला झगड़ रहे हैं कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। और लिखा किसने, मैट्रिक पास बंदे ने, उसको तो पता ही नहीं था। उसने तो एक चीज रटी हुई थी, रटा मारा वो उसने लिख दिया, दैट्स ऑल, बात खत्म। लेकिन जब मामला कोर्ट्स में आता है तो फिर उस पर बहस हो रही होती है कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। तो यही अहमियत होती है प्लीडिंग की, कि एक एक लफ्ज को बहुत ज्यादा सोच कर लिखना होता है। अब अगरचे टाइम बड़ा महदूद है, वरना मैं बेशुमार वाकयात आपको खुद अपनी प्रैक्टिस के सुना सकता हूँ, जहाँ एक लफ्ज की तब्दीली से बात कहाँ से कहाँ चली जाती है।
सिर्फ एक लफ्ज की तब्दीली से। तो ये बहुत अहम, ठीक है जी। आगे चले, प्लेंटिफ केस शुड नॉट बी डिफीटेड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट्स इन हिज प्लीडिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात कि अदालत का काम बार इंसाफ करना है। अगर प्लीडिंग में कोई टेक्निकल डिफेक्ट रह गया है, कोई गलती रह गई है, कोई डेफिशिएंसी रह गई है, तो महज इस बुनियाद पर किसी को इंसाफ से महरूम नहीं किया जा सकता। ये बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि बहरहाल कोर्ट को इंसाफ करना होता है, कोर्ट्स को इंसाफ देना होता है। तो अगर कोई टेक्निकल गलती हो गई उस वजह से, मसलन मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल गलती किस तरह से हो सकती है। मैंने एक प्रिंट तैयार की जो 4 सफात की थी, मैं आपको जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अब गलत ये हुआ कि वो पेजेस आगे पीछे हो गए, पहले पेज के बाद तीसरा पेज आ गया, दूसरा चला गया, डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो गए, रिप्लेस हो गए, कोई डेट गलत लिखी गई। तो इस बुनियाद पर किसी पार्टी को इंसाफ से महरूम नहीं किया जा सकता, ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं। तो बहरहाल कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वो बिल्कुल लकीर की फकीर ना बने प्लीडिंग में, कि जो प्लीडिंग में लिख दिया वो कोई कुरान हदीस बहरहाल नहीं होती। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज है तो कोर्ट उसको देख सकती है, ठीक है जी। लेकिन ये ज़हन में रखें, ये फिर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। दोबारा अर्ज कर दूं, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं, जिनको आप उर्दू में कह सकते हैं सवाबदीदी इख्तियारात, यानी कोर्ट की मर्जी है। कोर्ट की मर्जी होती है, अगर आप प्लीडिंग में गलती कर बैठे हैं, जान के की है या अनइंटेंशनली हो गई है, या कोई टेक्निकल इशू आ गया, टेक्निकल एरर आ गया, कोई गलती, इसको तकनीकी गलती कह देते हैं, कोर्ट्स को चाहिए कि उसको रेक्टिफाई, उसको दुरुस्त करें। लेकिन फिर वही बात, आप फोर्स नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट को। लिहाजा बहुत बेहतर है वो, इसको मैं अगर बहुत ही सादा लफ्जों में बयान करूं ना, बहुत सादा लफ्जों में, तो ये है कि प्लीडिंग में आपका दावा है या जवाब दावा है, एक्चुअली आपने हाथ काट के दे दी, आपने अपने हाथ काट के दे दिए हैं। और फिर अब मुखालिफ पार्टी की मर्जी कि आपसे क्या सलूक करें, या कोर्ट की मर्जी आपसे क्या सलूक करें। आगे चलिए, की एलिमेंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग प्लीडिंग, ये बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ हो गया। अब आगे चलते हैं कि जब आप प्लीडिंग लिख रहे होते हैं, प्लीडिंग कर रहे होते हैं, यानी दावा लिख रहे हैं या जवाब दावा लिख रहे हैं, तो उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है जी। इसमें ध्यान में रखें, प्लेट और रिटन स्टेटमेंट, दावा जवाब दावा दोनों शामिल लीगल ड्राफ्टिंग सिखा दो भाई। इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉर्मर्स ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जब बनाया गया था, क्या था, द प्लेडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड द पोजीशन एज इन लॉ शैल बी इनफ्रेड if such facts are capable of raising any legal inference। तवक्को की जाती है कि आप प्लीडिंग में हर वो बात लिखेंगे जिसका केस पर कोई, जो बात केस पर असरअंदाज हो सकती है, यानी हर वो बात जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली केस को अफेक्ट कर सकती है वो आप लिखेंगे। ये बात मैं दोबारा अर्ज कर दूं, जब ये सवाल आता है ना प्लीडिंग में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी बात, आप प्लीडिंग में हर वो बात लिखेंगे जिससे केस का मेरिट मुतासिर होता हो, केस के हक में या खिलाफ में, आप हर वो बात लिखेंगे। इसी से आप ये भी समझ लें कि प्लीडिंग में क्या नहीं लिखना चाहिए। प्लीडिंग में ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे जिससे केस के मेरिट पर फर्क पड़ता हो, यानी जिसके ना लिखने से कोई फर्क ना पड़े, या ऐसी बात जिससे केस के मेरिट पर कोई फर्क ना पड़ता हो, तो ऐसी बात प्लीडिंग में नहीं लिखी जाती। प्लीडिंग में सिर्फ वो बात लिखी जाती है जो आपके केस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह से अफेक्ट कर रही है या केस से रिलेट कर रही है, ठीक है जी। आपने प्लीडिंग में ये भी ख्याल रखना होता है कि आपने प्लीडिंग में जो भी लिख दिया, बाद में आपने उसे एविडेंस के जरिए प्रूफ भी करना होता है। लिख देना तो काफी नहीं होता ना, आप जो चाहे लिख दें। तो याद रखें, हम जब प्लीडिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे जहन बात नहीं होती, हम बड़ी लंबी लंबी बातें लिख देते हैं और बहुत कुछ दावे कर देते हैं। जो आपने प्लीडिंग में लिखा है, जो भी आपने प्लीडिंग में लिखा है, आपको उसे कोर्ट में जाकर प्रूफ भी करना है, ठीक है जी, एविडेंस के जरिए। आप जो समझते हैं, जो चीज आप एविडेंस के जरिए बाद में प्रूफ नहीं कर सकते,
जिस चीज को आप एविडेंस के जरिए बाद में प्रूफ नहीं कर सकते, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बेहतर है कि फिर उसको प्लीडिंग में भी ना लिखा जाए, क्योंकि आपने एक चीज लिख दी और बाद में प्रूव नहीं कर सके, तो मुखालिफ पार्टी जो होगी, जो अपोजिट पार्टी होगी, वो इस बात को भी कैश करवाएगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो आप सिर्फ वही बात लिखें जो बाद में आपके लिए साबित करना भी आसान। ठीक है जी। जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल इज दैट टू फाइंड आउट द लॉ इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, लीगल इफेक्ट्स आर नॉट टू बी स्टेटेड बाय द पार्टी। पार्टी ने अपना वर्कऑफ पेश करना है, उसमें से सच्चाई निकालनी है कोर्ट, आपने नहीं निकालनी, आपने अपना वर्कऑफ पेश करना है। ठीक है, आपने सिर्फ अपना वर्कऑफ पेश करना है, उससे जो ड्राइव करना है वो कोर्ट ने करना है। अब कोर्ट आपके मौकफ से कब ड्राइव करेगी? जब जब आपने अपनी बात को बेहतर अंदाज से लिखा होगा, तफसील से लिखा होगा। ठीक है जी। वरना अगर आप अपनी बात को क्लियर नहीं कर पाए, तो जाहिर है वो फिर आप और आपकी पार्टी के बाद खिलाफ जाती है। तो आप प्लीडिंग में, दावे में वो बात लिखेंगे, मैं सिर्फ दावे की बात करूं प्लेंट की, दावे में आप वो दावा करेंगे, वो मौकफ इख्तियार करेंगे जिसको बाद में आप कोर्ट में एविडेंस के जरिए साबित भी कर सके। ठीक है जी। ये बुनियादी बात मुख्य सी होगी प्लीडिंग के बारे में। अब आगे चलते हैं प्लेंट स्ट्रक्चर, यानी जब आप दावा दायर करते हैं तो उस दावे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये तुमने एक आप ये समझे थ्योरेटिकली बात कर ली ना, अब प्रैक्टिकली आए, आप वकील हैं, आप दावा लिखने बैठे हैं, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं। सिविल सूट की बात कर रहा हूँ, दीवानी दावे की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग और टाइटल ज़ाहिर सबसे ऊपर देना होता है। इन द नेम ऑफ कोर्ट, जो अदालत है वो सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, व्हाटसोएवर। ये अलग बात है कि सिविल कोर्ट के लिए सिर्फ लिखे इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज या इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज, लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उनके लिए जरा एक ऑनरेबल लफ्ज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कोर्ट की डेकोरम का ख्याल रखा जाता है आला दुनिया के। ठीक है जी। इसके बाद आप हेडिंग में देते हैं, हेडिंग में पार्टीज के नाम देते हैं। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे प्लेंटिफ आएगा, राइट साइड पे डिफेंडेंट आएगा। उर्दू में लिख रहे हैं तो फिर दाहिनी साइड पे मुद्दई और बाईनी साइड पे मुद्दालय आएगा। मुद्दई भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, यानी जो दावा दायर किया, जिन्होंने प्लेट फाइल की, वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। जिनके खिलाफ दावा दायर किया गया वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब वो एक से ज्यादा होंगे तो ज़ाहिर है फिर आप उनको नंबरिंग करके लिखेंगे। बाज़ औक़ात ज्यादा नहीं होते, लेकिन दीवानी केस तो लंबे चलते हैं ना, क्या कहते हैं, दीवानी केस बंदे को दीवाना कर देते हैं। तो अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो फिर ला ये कहता है कि उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनको पार्टीज बनाना होता है, तो यूं फिर नंबरिंग काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन बहरहाल आप जिसका भी नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, साथ वल्दियत लिखेंगे, ठीक है, और साथ रेजिडेंशियल एड्रेस भी लिखेंगे। नेम विद द फादर नेम अलोंग विद द रेजिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद आप बॉडी ऑफ प्लेंट पर आए। उसमें क्या क्या होता है? आपने हेडिंग लिख दी, आपने टाइटल दे दिया, आपने पार्टीज के नाम दे दिए। अब जो बॉडी है उसको फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। अब जो असल प्लेंट की तरफ आते हैं, उसके फिर दो हिस्से होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव पोर्शन, एक होता है फॉर्मल पोर्शन। दोबारा अर्ज कर दूं, जो आप दावा दायर कर रहे हैं उस दावे को अगेन फिर आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले सब्सटेंटिव पोर्शन आता है, यानी हिस्सा आता है, उसके बाद फॉर्मल होता है। सब्सटेंटिव क्या होता है? The portion of the body of the plate is devoted to statement of all the facts constituting cause of action and the facts showing defendant's interest and liability. यानी बेसिक फैक्ट्स बताने होते हैं। बरार्स कर दो, हम देख रहे हैं कि दावे के कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसको आप सब्सटेंटिव कहेंगे, सब्सटेंटिव पार्ट कहेंगे, उसमें आपने बुनियादी फैक्ट्स बताने होते हैं, बुनियादी हकाइक का हवाला देना होता है कि बुनियादी फैक्ट्स क्या है जो आप बयान करेंगे। दूसरा हिस्सा फॉर्मल पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है
इसके अंदर आप रिलीफ मांग रहे होते हैं कि आपको क्या रिलीफ चाहिए, आप अदालत से किस तरह की मुआवनत चाह रहे हैं। उसके अंदर काज ऑफ एक्शन आप बताते हैं क्या है, उसके अंदर आप डेट बताते हैं। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स परटेनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन, और बताते हैं कि अदालत को दायरा इख्तियार हासिल है। ये मैंने दो इसलिए कर दिए, एक्चुअली जो फॉर्मल पोर्शन होता है ये बने बनाए जुमले होते हैं। मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि हर केस के अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, आप कॉपी पेस्ट नहीं करते। तो वो जो हिस्सा आप कॉपी पेस्ट नहीं करते ना, उसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है जी, क्योंकि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। दूसरा जो फॉर्मल पोर्शन है, ये आमतौर पे कॉपी पेस्ट ही चलता है। नहीं, आप यूं समझ लें कि ये फॉर्मल पोर्शन होते हैं जो बने बनाए जुमले होते हैं कि अदालत को काज ऑफ एक्शन हासिल है, उर्दू में कहेंगे बिनाए दावा हासिल है। ठीक है जी। और उसमें आप डेट देते हैं, उसमें आप बताते हैं कि ये काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, किस तरह से अराइज हुआ। तो ये कुछ फॉर्मल सी चीज है। यानी दावा दो हिस्सों पे हो गया। एक हिस्सा वो जिसमें पर्टिकुलर आप फैक्ट्स बयान कर रहे हैं जो हर केस के डिफरेंट होते हैं, और दूसरा वो जो रेडीमेड पोर्शन, वो जो क्या कहते हैं, मैं अगर सादा लफ्जों में कहूँ, फाइल का पेट भरने वाली बात। ठीक है जी। अच्छा, जिसके बाद एक बड़ी अहम बात कि आप स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन देते हैं। आप उसको वैल्यूएट करते हैं कि इसकी मालियत कितनी बनती है। ये क्यों जरूरी होता है? ताकि कोर्ट का दायरा इख्तियार तय हो। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, जो सिविल जज थर्ड क्लास है उसकी जुरिस्डिक्शन है कि इस हद तक केस सुन सकता है, इससे ज्यादा मालियत के नहीं सुन सकता। सेकंड क्लास की अपनी जुरिस्डिक्शन होती है, फर्स्ट क्लास की अपनी होती है। उसके बाद स्पेशल जजेस होते हैं, उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तो खैर अनलिमिटेड होती है। तो आपको स्टेट को वैल्यूएट करना हो, यानी आप ये समझें कि उसकी एक कीमत का तायुन करना होता है कि इसकी मैं इतनी कीमत मुकर्रर करता हूँ। ठीक है जी। उसको हम कहते हैं वैल्यूएशन करना। इसलिए जरूरी होगा ताकि उसके मुताबिक तय हो सके कि इसको कौन सा जज सुनेगा। अब इसमें बहुत तफसीली बात हो सकती है कि वैल्यूएशन किस तरह से की जाती है। ठीक है जी। लेकिन मैं मुख्तसर से ये बात करूं कि आमतौर पे वो लिख देते हैं कि जनाब इसकी मालियत हम 24,000 मुकर्रर करते हैं। अब 24,000 का क्यों होता है कि 25,000 और उससे ऊपर कोर्ट फीस है। तो कोर्ट यानी आप सिंपल इस तरह कर रहे हैं, डिफेमेशन का कर रहे हैं, डिक्लेरेशन का कर रहे हैं। तो वो कोर्ट फीस बचाने के लिए उसको कर दिया जाता है 24,000, जो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। उसको सही तरह से वैल्यूड होना चाहिए। आगे चलें जी। स्टेटमेंट एज टू मिनॉरिटी आर इंसेनिटी। मिनॉरिटी मतलब जो माइनर है, बच्चा है, नाबालिग है, नाबालिग दायर नहीं कर सकता केस। और ऐसे ही जिसका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, जो इंसान है, वो भी केस दायर नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा? केस तो नाबालिग से दायर होगा, लेकिन बजरिया गार्डियन, या वो जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, केस उसकी तरफ से दायर होगा लेकिन बदरिया गार्डियन होगा। अब गार्डियन कौन होगा? वालिद नेचुरल गार्डियन होता है, लेकिन इसका तकर्रुर कोर्ट करेगी। यानी ये नहीं कि अपने आप को खुद गार्डियन डिक्लेयर कर ले। अर्ज कर दूं, अगर एक केस दायर करना है, उसमें कुछ बालिग है कुछ नाबालिग है, बालिग तो अपना केस खुद लड़ेंगे, उनको दायर पार्टी बनेंगे, यानी पार्टीज बनेंगे। लेकिन जो नाबालिग होगा या फातरुल अक्ल होगा, खुद पार्टी नहीं बनेगा, नहीं बन सकेगा। वो बजरिया वली, जिसको कस्टोडियन कहते हैं, वली कहते हैं, उसके जरिए, सॉरी, गार्डियन के जरिए केस दायर करेगा। और उसके लिए स्पेशल गार्डियन कोर्ट्स होती है, यानी पहले गार्डियन का तकर्रुर होगा और फिर उस गार्डियन की तरफ से केस दायर किया जाएगा। ठीक है जी। आप जो रिलीफ मांग रहे हैं कोर्ट से, वो बड़ा क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए। वो कल भी बात हुई थी, जो हम कह देते हैं ना कि जी वो अदालत विच द कोर्ट में डीम फिट बे आल्सो बी ग्रांटेड। तो इस तरह गोलमोल करने की बजाय आप क्लियरली लिखेंगे कि आपको कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए। एंड पर जो दावा है दैट शुड बी प्योरली प्लेंटिफ की तरफ से प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, उसके दस्तखत होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बगैर उसकी अहमियत नहीं होगी। ना सिर्फ दावे पे मुद्दई के दस्तखत होंगे, बल्कि उसकी तरफ से साथ एफिडेविट भी होगा, बयान हल्फी भी होगा। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट में आप बताते हैं
कि इसमें कोई चीज भी कंसील नहीं की गई, किसी चीज को छुपाया नहीं गया। आप एफिडेविट देते हैं और जाहिर है जो गलत एफिडेविट देगा, रॉन्ग एफिडेविट देगा, तो इसकी बुनियाद पर उसके अपने खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आगे चलें जी, 2.1 फैक्ट्स। हम देख रहे हैं कि दावे के अंदर आपको कौन कौन से फैक्ट्स, अभी मैंने आपसे इसकी दो तरह के आपको फैक्ट्स बताने होते हैं। एक फैक्ट्स जो खास तौर पे दावे से रिलेट करे होते हैं और वो फैक्ट्स अपने अपने होते हैं, और दूसरी कुछ रेडीमेड्स बातें होती हैं। इन्हीं को अब जरा हम थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मटेरियल फैक्ट्स जो कि इससे डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं, उनको मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। मटेरियल फैक्ट्स जो आप लिखते हैं उनको प्रूफ भी करना होता है ट्रायल को, लिहाजा आप मटेरियल फैक्ट में सिर्फ वही बात लिखें जिसको कोर्ट में बाद में प्रूफ भी कर सकें। जिस फैक्ट को कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते उसको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, वो बल्कि आपके खिलाफ जाएगा। अब मटेरियल फैक्ट क्या हो सकता है जी? एग्जाम्पल फॉर द मटेरियल फैक्ट क्या हो सकते हैं? where the case is based on a sale deed, it is material to state that a particular person has sold property to him by a sale deed dated so and so, which was duly registered. आप केस दायर करें प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसमें मटेरियल फैक्ट क्या है ये आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। किसने बेचा, किसने खरीदा, सेल डीड कितने की थी, किस तारीख को लिखी गई, और जाहिर है वो सेल डीड भी आप साथ लगाएंगे, तो ये मटेरियल फैक्ट होगा। अब हो नहीं सकता आप प्रॉपर्टी का केस करें और वो ये बताएं ही ना कि किसने खरीदी, कब खरीदी, किससे खरीदी। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो केस फौरन खारिज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें मटेरियल फैक्ट्स मेंशन ही नहीं किए। उसके बाद हमने दूसरा देखा था मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स में आपको क्या बताया था कि ये कुछ रेडीमेड बातें होती हैं, यानी हर केस के अपने अपने फैक्ट्स नहीं होते, जनरल बातें लिखी जाती हैं जिससे बताया जाता है कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है और उसकी वैल्यूएशन की जाती है, और उसके बाद साइंस किए जाते हैं, डेट डाली जाती है। इसको हम कहते हैं, ये फैक्ट्स में तो आता है लेकिन ये मटेरियल फैक्ट्स में आते हैं। अब इसकी मिसाल देखें, जो मटेरियल नहीं है, नॉन मटेरियल फैक्ट है, उसकी मिसाल देखें। मसलन इन अ प्रेमिसरी नोट, जिसको हम प्रोनोट भी कहते हैं, it is not material to state that the plaintiff requested the defendant to make the payment and he refused, because no demand is necessary when the promissory note becomes due and it is payable immediately. हम आमतौर पे दावे में लिखते हैं ना कि मुद्दई क्या लिखते हैं, अगर मैं उर्दू में बात करूं पहले और फिर इंग्लिश में आपको रिपीट करें, तो मुद्दई क्या लिखता है कि मुद्दा अलैह को बार बार कहा गया और कहलवाया गया लेकिन वो बात मानने से इनकारी है। ये हम एक नॉर्मल जुमला है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द डिफेंडेंट हैज अगेन एंड अगेन आस्क्ड बट इज रिफ्यूज्ड टू इम्प्लीमेंट। कि हम इस तरह के जुमले लिखते हैं, लेकिन प्रोनोट में ये जुमले लिखने की जरूरत नहीं। प्रोनोट क्या होता है? एक रिटर्न होता है कि जी मैंने आपसे इतने पैसे लिए और इतने पैसे आपको इतने से बाद वापस करूंगा, दैट्स कॉल्ड प्रोनोट, प्रोमिसरी नोट जिसको कहते हैं। अब प्रोमिसरी नोट में ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि मुद्दअ को बार बार कहा गया या कहवाया गया। क्यों? कि प्रोनोट लॉ ये कहता है कि जैसी प्रोनोट की डेट आती है वो पेएबल हो जाता है। प्लेंटिफ के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो कहे कि मैंने जाके कहा और वो देने से इनकारी है, और क्योंकि वो देने से इनकारी है मैं इसलिए दावा दायर कर रहा हूं। इस तरह की दास्तान लिखने की जरूरत नहीं होती। प्रोनोट का तो लॉ ही यही है कि जो जैसी ड्यू डेट आई, तो जो प्रोनोट जिसने लिख कर दिया था वो पाबंद है पैसे पे करने का। अगर पैसे पे नहीं करता तो इमीडिएटली उसके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है। आगे चले जी, ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ। जब आप कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं तो कैसे मांगेंगे और क्या मांगेंगे? ठीक है जी, रिलीफ क्लेम्ड बाय अ प्लेंटिफ सिंपली आर इन द अल्टरनेटिव शैल बी स्टेटेड स्पेसिफिकली। आपको जो रिलीफ चाहिए आप स्पेसिफिकली लिखते हैं कि क्या रिलीफ चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, स्पेसिफिकल क्लेम करने के बाद एंड पर आप लिख सकते हैं एंड एनी अदर रिलीफ विच द कोर्ट मे थिंक फिट मे आल्सो बी ग्रांटेड। उर्दू में क्या कहेंगे कि इसके अलावा अदालत
जो रिलीफ को दाद रसी कहते हैं, इसके अलावा अदालत जो दाद रसी मुनासिब समझे भी फराहम की जाए एन इंसाफ होगा। लेकिन ये जुमला आप कब लिखेंगे, पहले आप एग्जैक्ट बताएंगे कि आपको रिलीफ क्या चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जिसको कहते हैं कंक्लूड करना, तो ये कंक्लूडिव स्टेटमेंट तो ये हो सकती है, लेकिन बेसिकली पहले आप पूरी डिटेल देंगे, ठीक है जी। It shall not be necessary to ask for general or other relief which may also be given as the court may, जो आपको मैंने अभी बात की, ये जरूरी नहीं है, लेकिन लिख भी दे तो हर्ज भी कोई नहीं है। वो क्या होता है, एक रास्ता रह जाता है कि जी एक आप अदालत को एक वो चैनल दे रहे होते हैं कि अगर कोई रिलीफ बनता है तो दिया जाए, लेकिन फिर वही बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि पहले आप एक्चुअल रिलीफ लेने के बाद ये बात करेंगे। If the plaintiff seek relief in respect of several distinct claims or cause of action found upon the separate and district's ground, they shall be stated as far as may be separately. अगर आप अदालत से मुख्तलिफ तरह के रिलीफ चाह रहे हैं, एक से ज्यादा रिलीफ चाह रहे हैं, तो फिर बेहतर है प्रे में उनको अलग अलग लिखें, 1 2 3 4 पॉइंट्स बनाकर लिखें। बार कर दूं, आप अदालत से रिलीफ चाह रहे हैं एक से ज्यादा, तो फिर उसको एक ही जुमले में बनाकर ना लिखें, एक ही जुमले में बनाकर ना लिखें, उनकी अलग अलग रिलीफ में भी नंबरिंग करें, ताकि कोर्ट को क्लियर हो कि आप दिस एंड दैट ये रिलीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे चले, प्लीडिंग में हमने बड़ी लंबी चौड़ी बात कर ली प्लेंट की, दावा की। अब आ जाए जवाब दावा, जिसके खिलाफ केस किया जाता है तो वो क्या करता है, वो उसका जवाब देता है, जवाब फाइल करता है, तो दैट्स कॉल्ड रिटन स्टेटमेंट। Written statement is answer to the claim made by the plaintiff in a plaint. It is required to be filed by the defendant. जिसके खिलाफ केस दायर होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, जवाब दावा दायर करेगा। अब ये बड़ी बुनियादी सी बात है, मोटी सी बात है जवाब दावा की। जवाब दावा क्या है, जवाब दावा में बुनियादी बात तो यही होगी कि दावा बनता ही नहीं है, यानी जवाब दावा क्या होता है, दावे में जो फैक्ट्स बताए गए हैं, प्लेंट में जो फैक्ट्स बताए गए हैं, वो दरअसल उनको डिनाई करता है, उनकी डिनाइल होती है, रिफ्यूजल होती है कि दावा ही गलत है। यानी वो जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं, डिफेंडेंट क्या करेगा कि उसको डिनाई करेगा। अगर वो डिनाई नहीं करता, प्लेंटिफ से एग्री करता है, तो फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो जाहिर है दावा सूट चलेगा ही नहीं। इसको हम कहते हैं तस्लीमी जवाब, उर्दू में कहते हैं। यानी आपने तो मान लिया कि उसका दावा बिल्कुल ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है उसके हक में वो डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर कंटेस्ट किया जाएगा, तो कंटेस्ट क्या होगा रिटर्न स्टेट में, कि आप कैटेगोरिकली डिनाई करेंगे कि अच्छा वो पॉइंट्स उतने ही बनेंगे। अगर दावे में 10 पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट का आप अलग अलग जवाब देंगे, हर पॉइंट का। ये नहीं होगा कि गोलमोल जनरल सवाल दिया जाए, एक एक पॉइंट की जवाब जो देंगे वो आप अलग अलग देंगे। Written statement is a statement or defense of the defendant by which he either admits the claim of the plaintiff or denies the allegations or allegations made by the plaintiff, ठीक है जी। तो वही बात, दो ही बातें होती हैं, जिसके खिलाफ दावा दायर किया गया, या तो वो उनको एडमिट कर लेगा कि दावा दुरुस्त है, या डिनाई कर देगा। तो डेफिनेट बात है 99% में तो डिनाई ही होगा, वो मानेगा नहीं। मानेगा कब, मानेगा कब, जब शुरू से ही एमिकेबली दावे, बाजों का आता है जानबूझ के वो एक दावे दायर कर दिए जाते हैं, वो एक्चुअली अपोनेंट नहीं होता, कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए एक दावा बना लिया जाता है, एक फर्जी सा दावा, तो उसमें जवाब भी तस्लीमी आ जाता है और वो डिग्री करा लिया जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जाहिर है वो उसको अपोज ही करेगा। आगे चले जी, एसेंशियल्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। पहले हमने देखा दावे में क्या कुछ होना चाहिए, अब हम देखते हैं जवाब दावे में क्या कुछ होना चाहिए, कोर्ट क्या क्या रिक्वायर्ड करती है जवाब दावा में, ठीक है जी। पहली बात, जवाब दावा विद इन टाइम सबमिट करवाना होता है। अगर जवाब दावा यानी रिटर्न स्टेटमेंट इन टाइम सबमिट ना करवाई जाए,
तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जिसने केस किया है एक्स पार्टी यानी एक तरफा उसके हक में फैसला हो जाएगा। सो डिफेंडेंट को विद इन टाइम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होती है। अगर वो, जिस तरह आपको पहले अर्ज कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट अगर फाइल नहीं होती तो ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी के तहत क्या होगा? वो प्लेंटिफ के हक में एक्स पार्टी को डिग्री कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और अगर विद इन टाइम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो जाती है तो फिर कोर्ट देखती है, उसमें से निकालती है, काज ऑफ एक्शन निकालती है क्या है, और बेसिक जो बोन ऑफ कंटेंशन होती है यानी बुनियादी झगड़ा क्या है, ये कोर्ट तय करती है, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं इश्यूज फ्रेम करना। उसमें कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है। इश्यूज फ्रेम करना क्या होता है? यानी दरअसल देखना कि बुनियादी बात क्या है, बुनियादी झगड़ा क्या है, और इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। आगे चले, ड्राफ्टिंग का रिटर्न स्टेटमेंट। आप रिटर्न स्टेटमेंट को ड्राफ्ट किस तरह से करेंगे? अगेन वही बात जो प्लेन में थी। प्लेट में आप जो मौकफ लेंगे बाद में उसको तब्दील नहीं कर सकते, उसमें इजाफा नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते। सेम विद द रिटर्न स्टेटमेंट। जवाब दावा में भी जो आपने एक मौकफ अपना लिया, अब बाद में आप उस मौकफ को चेंज नहीं कर सकते। वही बात प्लेट में, जब प्लेट फाइल होती है तो मुद्दई दरअसल अपने हाथ काट के दे देता है। रिटर्न स्टेटमेंट भी ऐसे ही होता है कि उसने अपने हाथ काट कर दे दिए, हाथ काट कर दे दिए। अब बाद में आप प्री चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। सोच समझ के रिटर्न स्टेटमेंट आपको फाइल करनी होती है। और दूसरी बात हुई, रिटर्न स्टेटमेंट में भी आप सिर्फ वही बात लिखेंगे जिसको प्रूव भी कर सके। ये बात दोनों के लिए, प्लेट के लिए, स्टेटमेंट के लिए भी। प्लेट में मुद्दई को चाहिए कि वो बात लिखे जो प्रूव कर सके। रिटर्न स्टेटमेंट में भी वकील को चाहिए, पार्टी को चाहिए वो बात लिखे जिसको प्रूव कर सके। अच्छा, ये मैं आपने आपको जाती तजर्बा बताऊं अपना, होता ये है, पार्टीज वकील को मजबूर करती है, वकील साहब ए भी लिख दियो, वकील साहब ए भी लिख दियो, एंज भी लिख दियो, तो एंज भी लिख दियो। वो इंसिस्ट करती है और वकील लिख देता है। वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी कह रही थी क्यों? बाद में प्रूफ तो वकील ने करना है ना। और जब वकील प्रूफ नहीं कर पाएगा और केस हार जाएगा, तो फिर पार्टी ये नहीं कहेगी कि हमारी गलती थी, पार्टी सारी गलती वकील की बनाएगी कि वकील नालायक था। याद रखे, अगर आप जीत जाते हैं तो पार्टी कहेगी हमारा केस बड़ा मजबूत था। अगर आप जीत जाते हैं तो पार्टी आपको क्रेडिट नहीं देगी, वो कहेगी हमारा केस बहुत मजबूत था। आप हार जाते हैं तो पार्टी कहेगी सारा कसूर वकील का था, वकील नालायक था, अगर वकील काबिल होता ये कर देता वो कर देता। बुनियादी गलती आपसे कहा हुई, आपने ड्राफ्टिंग में पार्टी की बात मानी, पार्टी ने कहा जी लिख दो वकील साहब, एंज भी लिख दो, ए भी लिख दो, ए भी लिख दो। वो लिखवाते गए, आप लिखते गए। मेरे भाई डेयर वकला साहबान, आप पार्टियों के मुंशी तो नहीं है ना कि जो पार्टी कहेगी आपने लिखना है। आप पार्टी को बताएंगे कि ये बात लिखना मुनासिब है, ये बात लिखना मुनासिब नहीं है। अगर ये बात लिखेंगे तो ये बात हमारे खिलाफ जाएगी। और फिर भी पार्टी जोर दे जी लिखें, तो मेरा ख्याल है अच्छे वकील तो फिर वैसे रिफ्यूज कर देते हैं कि भाईजान आप ऐसे करें, कोई और वकील करें, आप कोई और वकील करें, मैं तो नहीं लिखूंगा। बेहतर तो ये है कि आप पार्टी को रिफ्यूज कर दें। क्यों? वो पार्टी आगे चल के आपको तंग करेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टी बहुत ज्यादा इंसिस्ट करिए लिख दें, तो फिर आप ये बात क्लियर करेंगे कि ये चीज आपके खिलाफ है, इस बुनियाद पर केस आपके खिलाफ किया, तो फिर इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पार्टी को अच्छी तरह एनालाइज करा देंगे, लेकिन फिर वो बात बेहतर यह है कि ना लिखें। क्यों? मैं एक ही बात आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं कि जो आप लिख के दे देंगे ना, आपने हाथ काट के दे दिए, बाद में वो आपने प्रूफ भी करना है। वो पार्टी ने प्रूफ नहीं करना, वो तो घर बैठी है, वो वकील साहब ने प्रूफ करना है। सो दावे में भी वही लिखें जिसको एविडेंस से साबित कर सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट में जवाब दावा में भी सिर्फ वो लिखें जिसको आप साबित कर सकते हो। पार्टीज के पास तो बड़ी लंबी लंबी कहानियां होती हैं जी, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, होता नहीं है। अच्छा, यह एक और बात आपको ऐड कर दूं, पार्टीज कहते हैं जी हम गवाह ले आएंगे, मसला ही कोई नहीं, जब गवाह बड़े पक्के ने, आखिरी टाइम पे गवाह नहीं आते। बात समझ रहे हैं?
तो ये फिर वही बात, सीनियर वकील तो इस बात को बहुत अच्छा समझते हैं, जो नए नए वकालत में आए हैं। पार्टी कहती है जनाब लिख दियो, उसी गवाह पेश कर दिया कि हमारे पास गवाह मौजूद है। हालांकि उनके पास गवाह होते नहीं, वो कहते जी उनके जहन में क्या बात होती है, इन टाइम हम गवाह बना लेंगे। होता ही इन टाइम गवाह नहीं बनते, सारा केस का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन जाहिर है अगर गवाह नहीं बन सके, गवाह ना होने की वजह से केस खराब हुआ, तो यकीनन इसकी जिम्मेदारी फिर वकील पर नहीं हो सकती, क्योंकि वकील का तो फर्ज है कि आपने जब ड्राफ्टिंग की साथ साथ समझा दिया कि हम जो लिख रहे हैं हमने इसको कोर्ट में कल को प्रूफ भी करना है। और प्रूफ आपने खुद नहीं करना, विटनेस के जरिए करना है। यानी देखिए, जिस पार्ट कोई पार्टी तो अपने आप को गलत नहीं कहेगी ना, पार्टी तो अपने आप को झूठा नहीं कहेगी। सो वो तो कहेगी हम सच्चे हैं, लेकिन बात उसकी नहीं देखी जाएगी, बात ये देखी जाएगी कि उसके विटनेस है, और पक्के गवाह हैं, असल गवाह हैं या बनाए हुए गवाह हैं। जब खरीद के गवाह लाए जाते हैं, जब गवाह बनाए जाते हैं, तो होता क्या है, वो रटा रटाया बयान तो कोर्ट में पढ़ देते हैं, लेकिन मुखालिफ वकील जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तो वहां पे वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको फैक्ट्स का पता नहीं होता, वो तो खरीदे हुए गवाह होते हैं। पहली बात, उनको फैक्ट्स का पता नहीं होता, ये खरीदे हुए गवाह। दूसरी बात है, फैक्ट्स का पता होता है, जानबूझकर झूठ बोल रहे। अब वही बात, ये वकील की एबिलिटी है, यानी मुखालिफ वकील की, आप समझ लें कि आपकी मुखालिफ पार्टी ने जो गवाह पेश किया, आप उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग इस तरह से करेंगे कि अदालत के सामने सच आ जाए। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती। थोड़ी सी आपने केस के फैक्ट एंड फिगर्स पढ़े हो तो आप ये चीज बआसानी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ जी आखिरी 10 मिनट रह गए हैं, तो मेरे ख्याल में इस बात को फिर अभी यही कंप्लीट कर लेते हैं। कल हम यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करें आगे आगे। अच्छा, मैं आपको ये पेश कर दूं, मेरे मेरे प्लान ये था कि ये मैं खास तौर पे एडमिन से रिक्वेस्ट करूं, एडमिन के लोग बैठे हुए हैं। मैंने ये कहा था कि 2 दिन हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में हम सिविल प्लीडिंग कर लें और 2 दिन में क्रिमिनल प्लीडिंग कर लें। तय तो ये हुआ था, लेकिन सिविल प्लीडिंग में भी बहुत कुछ चीजें बाकी है, कुछ बातें हैं। तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे सिविल प्लीडिंग को ही। ठीक है जी। तो यहाँ मैं लेक्चर अब आज का कंप्लीट कर रहा हूँ सिविल प्लीडिंग के वाले से। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट, जो दावा और जवाब दावा में बुनियादी फर्क क्या होता है, कल यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम इसी को ही कंप्लीट करेंगे टॉपिक और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं मुकम्मल करूँ जी अपनी बात, और इसके बाद अब आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन हो आपका, एनी क्वेश्चन प्लीज, यू आर ऑल वेलकम। या आप इसमें कोई ऐड करना चाहें या डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहें, बेसिकली ये लेक्चर नहीं होते, डिस्कशन हो सकती है, होती है। तो यू आर ऑल वेलकम टू पार्टिसिपेट, टू ऐड एनीथिंग और फॉर एनी क्वेश्चन, यू आर ऑल वेलकम। ठीक है जी, मैं अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट कर। तानिया साहब का है सर, आपने स्लाइड कल वाली आज वाली देखिए प्लीज। मैंने अभी शेयर नहीं किया एडमिन के साथ, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि देखिए ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना। अब कुछ चीजें हमने कल की, कुछ आज कर रहे हैं। तो जैसे ही प्लीडिंग का टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे ही प्लीडिंग का टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं एडमिन के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। और एडमिन फिर आगे आपके साथ शेयर कर देंगे, जो ये पाकिस्तान लाइव्स के एडमिन है, क्योंकि अभी एक सिलसिला चल रहा है। तो वो भी क्योंकि नोट्स भी आप समझ लो इस तरह से कंप्लीट ही मैं साथ साथ देख रहा हूँ। तो जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्लीडिंग्स वाला, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा द सेम। हमजा साहबा का साहब का सवाल है, ड्राफ्टिंग शुड बी इन इंग्लिश और इन उर्दू। देखिए सिविल कोर्ट्स में तो दोनों लैंग्वेज भी हो सकती है, उर्दू में भी दावे दायर होते हैं और इंग्लिश में भी दावे, दोनों हो सकते हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं समझता हूँ प्लीडिंग इंग्लिश में होनी चाहिए, मेरा जाती ख्याल ये है प्लीडिंग इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन होता ही है पार्टीज कहती हैं जी आप उर्दू में लिखें, क्योंकि पार्टीज आमतौर पर इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, देहात की होती हैं। वो चाह रही होती है कि उनको भी पता चलता है, इंग्लिश में उनको समझ नहीं आती, तो मोस्टली पार्टीज मजबूर कर देती है कि आप उर्दू में करें। तो मेरे साथ भी होता है, जब पार्टी मजबूर करती है तो फिर मैं उर्दू में ड्राफ्टिंग करता हूँ, दावा जवाब दावा। लेकिन मैं ये समझता हूँ बेहतर ये है, इंग्लिश में ना जरा कैलकुलेटेड गुफ्तगू होती है,
आप इंग्लिश में अपने व्यू को बेहतर अंदाज से पेश कर सकते हैं। तो अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा प्लीडिंग इंग्लिश में ही होनी चाहिए, लेकिन जब पार्टीज मजबूर कर देती है तो वकला मजबूर हो जाते हैं। ये मामला होता है सिविल कोर्ट का। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो मेरे ख्याल में सिर्फ इंग्लिश में ही होनी चाहिए, क्योंकि वो हाईएस्ट फॉर्म होते हैं, तो वो ज्यादा मुनासिब है इंग्लिश में। लेकिन कानून में कोई पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी नहीं है, आप उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। बल्कि आप यकीनन जानते होंगे पिछले दिनों तो ऐसा भी हुआ, पिछले चंद सालों में अदालतों के बहुत से फैसले भी उर्दू में आए। जो साहब का चीफ जस्टिस साहब थे, जाते जाते फैसला दे गए थे कि आप कोर्ट भी उर्दू में फैसले लेंगे। तो ये दोनों में होता है, लेकिन क्योंकि लॉ की लैंग्वेज बहरहाल इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश में करना ज्यादा बेहतर। एडवोकेट हसनैन साहब कह रहे हैं जी, हाउ टू हैंडल द केस इफ वी हैड मेंशन द फैक्ट्स दैट वी फेल्ड टू प्रूव, कैन वी अमेंड द ड्राफ्ट? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं तो बार बार अर्ज कर रहा हूं, आप ड्राफ्ट को अमेंड नहीं कर सकते। जब आपने ड्राफ्टिंग दे दी, दावा दायर कर दिया, जवाब दावा दायर कर दिया, मैं एक ही बार अर्ज कर रहा हूं आपसे बार बार, आपने अपने हाथ काट के दे दिए, आपने हाथ काट के दे दिए, अब आप अमेंड नहीं कर सकते। कोर्ट अलाउ कर सकती है अमेंडमेंट, लेकिन वही बात, अगर कोई खास रीजन, अगर कोई खास रीजन हो तो कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ कर सकती है। और रीजन मैंने आपको बताया क्या, एक पार्टी का इंतकाल हो जाता है तो आप केस कैसे चलाएंगे? अब सारे आपको दावे को अमेंड करना पड़ेगा और लीगल हेयर्स को लाना पड़ेगा, वुर्सा को लाना पड़ेगा। लेकिन एक पार्टी ये नहीं कर सकती कि आप एक दावा दायर कर दे और बाद में कि हमने अमेंड करना है, या एक जवाब दावा रिटर्न स्टेटमेंट दे दे बाद में अमेंड करना है, ऐसा नहीं हो सकता। सवाई इसके कोई नई सिचुएशन सामने आ जाए, कोई नई सिचुएशन सामने आ जाए तो कोर्ट अलाउ कर सकती है। तमीना कह रही है अमेंडमेंट ऑफ प्लेट एप्लीकेशन मूव। जी बिल्कुल, आप तमीना साहब ने दुरुस्त कहा कि आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लेट एप्लीकेशन मूव करनी होगी, जिससे उर्दू में कहते हैं तरमीम दावा की दरखास्त देनी होगी। लेकिन फिर वही बात कि ये आपका राइट नहीं है, दरखास्त तो दे सकते हैं लेकिन ये राइट तो नहीं है ना। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि आपकी दरखास्त को एक्सेप्ट करे या ना करे। नॉर्मल असूल यही है कि आप बाद में कहेंगे जी मैं भूल गया था और मुझसे गलती हो गई थी तो इसको चेंज कर दें, तो नॉर्मली इस तरह से अमेंडमेंट नहीं होती। मैं बार बार अर्ज करूं, अमेंडमेंट सिर्फ उस शक्ल में होती है अगर कोई नई बात सामने आ जाए। यानी जब दावा दायर किया तो फैक्ट्स कुछ और थे, बाद में कोई नई बात सामने आ गई, कोई नए नए मैं अगर यूं कहूं कि कोई नए फैक्ट्स अराइज हुए, तो उनकी बुनियाद पर उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं मुझसे गलती हो गई इसको तरमीम कर दे, ऐसा नहीं होता। या यूं कहें कि मैं आप क्योंकि इसको प्रूफ नहीं कर सका तो इसमें अमेंड कर दें, तो ऐसा नहीं होता। सो प्लीडिंग का एक एक लफ्ज हमें बहुत सोच समझ कर लिखना होता है कि एक्चुअली आप अपने हाथ काट कर दे रहे हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? मैं तो अब रोज ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूरी क्वेश्चन हो, या सारे के सारे ऑनरेबल लाइट्स और पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बाकी आके उसके अंदर साथ ऐड किया करें। मैंने कुछ बातें की, मैं तो नालायक सा बंदा हूँ जी, लेकिन यकीनन यहाँ बहुत से काबिल लोग भी मौजूद हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो भी आके इसमें ऐड किया करें। एडवोकेट साहब कह रहे हैं डज राइटिंग कैलीग्राफी अफेक्ट्स द केस प्रेजेंटेशन? देखिए सैन साहब, आपने कैलीग्राफी की बात की, तो इसको तो मैं सिंपल यही कहूंगा कि कंपोज्ड ही होने चाहिए। आप उर्दू में करें या इंग्लिश में, दैट शुड बी कंपोज प्रॉपरली। हाथ से लिखा हुआ तो ना होना। कैलीग्राफी का तो मतलब होता है जब आप हाथ से लिख के दावा दायर करते हैं। मेरे ख्याल में वकील की बहुत ही नालायकी होगी अगर वो हाथ से लिख कर ले जाए। ठीक है, कैलीग्राफी का ताल्लुक आपकी खुशखती लिखाई से, हाथ से है। लेकिन जब कंप्यूटर कंपोजिंग करते हैं तो मेरा तो नहीं ख्याल कि वहां को कैलीग्राफी इफेक्ट कर रही होती है। तो बहरहाल कंप्यूटर कंपोज्ड ही होना चाहिए, इंग्लिश है या उर्दू है। हाथ से लिखना यकीनन एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। जज साहब भी समझते हैं कि बस ये वकील साहब भी जान ही छुड़ा रहे हैं, तैयारी करके नहीं आए। मिस्टर एडवोकेट लिखा हुआ है सर, क्लियर सर, बस पीडीएफ सेंड कर देना। जी मैंने भी अर्ज की कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए ना। हम प्लीडिंग का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसका कल पहला लेक्चर था, आज दूसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर मजीद होंगे।
तो जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, क्योंकि मुझे पता है ना मैं अब आपसे क्या क्या बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से फिर मैं बहुत अरसे से अटैच हूँ ये पाकिस्तान प्लेटफॉर्म से, तो जो यहाँ मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं पहले सब जानते हैं कि जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है मैं रिटर्न नोट्स शेयर कर देता हूँ ताकि आपके पास वो चीजें रहें। जी, एनी अदर क्वेश्चन और सजेशन प्लीज? जी, एजुकेशन साहब कह रहे हैं प्लीज आल्सो गाइड अस दैट हाउ टू प्रिपेयर अ सिविल फाइल इन डिफरेंट केसेस। देखिए, ये आपने जो बात की सिविल फाइल तैयार करना, इसका ताल्लुक मेरे लेक्चर से ज्यादा प्रैक्टिकल से है। मैं आपकी बात का सिंपल सा जवाब दूं, जब नए वकला होते हैं ना जी, प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो ज़हन में रखें आपको जो पहला उस्ताद है वो कौन होता है? वो मुंशी होता है। क्योंकि आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नए वकील हैं। लेकिन जो मुंशी आपके चैम्बर में, उसके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। तो ये ना समझें कि आप पढ़े लिखे वकील हैं और वो मुंशी है। वो जो मुंशी है वो आपका पहला उस्ताद है। मुंशी आपको बहुत सी वो बातें बताएगा जो आपने कानून की किताबों में नहीं पढ़ी, जो आपने कानून की किताबों में नहीं पढ़ी होगी। तो ये क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है, तो मैं यहाँ ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कोई सामने बैठा हो, बकायदा फाइल तैयार की जाती है तो फिर ही बात बनती है। तो मुंशी को मुंशी ना समझे, वो आपका पहला उस्ताद है, आपको सबसे पहले उसी से सीखना होता है। ठीक है जनाब, चले जी, टाइम मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, हम प्लीडिंग पर बात कर रहे हैं, इसके वाले से आज दूसरा लेक्चर था। कल इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर होगा और उसके बाद फोर्थ लेक्चर होगा। जैसे ही 4 लेक्चर कंप्लीट होंगे, हमारे इंशाल्लाह टॉपिक भी कंप्लीट होगा और साथ ही मैं ये तमाम नोट्स भी शेयर कर दूंगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कल इंशाल्लाह 3 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।